So hello, I am Sudhanshu and I welcome you all to the platform of Bleed Learner K12। आज की जो वीडियो है बहुत खास है। एग्ज़ाम एंजाइटी के ऊपर बात करेंगे, एग्ज़ाम फियर के ऊपर बात करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ डाउट के ऊपर बात करेंगे। खुद पे शंका जो आपको करने की आदत लग गई है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उससे कैसे उभरा जाए। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे, सीबीएसई के भी एग्ज़ाम्स 2-3 महीनों में शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये जो समस्या है इसका निवारण कर देना अभी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इस वीडियो को बनाने का हमें ख्याल इस तरीके से आया कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको लेके बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर हम इससे कैसे ओवरकम करें। हमने तैयारी बहुत बढ़िया करी है लेकिन जब हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एंड बाय द वे बहुत सारे स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के इतर सवाल आते हैं, तो इनसे जो मोरल है वो ऐसे ही डाउन हो जाता है। तो ये जो सेल्फ डाउट है वो हमारी प्रिपरेशन को, ओवरऑल हमारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। इससे हम लोग कैसे ओवरकम करें, इसके लिए कुछ आप जुगाड़ बताएं। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाते हैं जिसमें मैं 3 टिप्स आपसे शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखें, लास्ट में आई विल शेयर द 3 टिप्स। उससे पहले हम लोग एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी कोई फिक्शनल नहीं है, ये आप एक मोटिवेशनल कहानी के तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, बहुत बड़े किरदार की। शायद विश्व इतिहास में इनसे बड़ा योद्धा कोई आया हो। बहुत कम वॉरियर आए थे, बहुत कम वॉर जनरल आए थे जिनको इनके बराबर रखा जाता है। ये कहानी है 1800 के आसपास। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे का शासन जो है वो सत्ता में आ चुके थे एंड अब उनकी ख्वाहिश थी कि जो फ्रांस है उसको इतना बड़ा किया जाए कि इसमें पूरा यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया आ जाए। एंड फॉर दैट वो इटली को बहुत बेसब्री से कॉन्कर करना चाहते थे, बहुत बेचैन थे इटली को कॉन्कर करने के लिए। एंड इटली में उस ज़माने में ऑस्ट्रियन आर्मी का शासन था। ऑस्ट्रियन आर्मी ने पूरी तरीके से इटली की भूमि को कब्जा कर लिया था, नेक्स्ट कर लिया था। तो यानी कि इटली को कॉन्कर करने के लिए फ्रांस को ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़नी है। एंड उस ज़माने में अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो फ्रांस इस तरफ पूरब में ऑस्ट्रिया और हंगरी से भिड़ता रहता था और उत्तर में इंग्लैंड से उसकी बराबर भिड़ंत होती थी। इंग्लैंड से बहुत दिनों तक नेपोलियनिक वॉर भी चलता है, 1815 में वो खत्म होता है, बैटल ऑफ वाटरलू। इसके बारे में कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे। नेपोलियन के रास्ते में अगर विश्व विजय का उन्हें अभियान शुरू करना था तो सबसे बड़ा जो पत्थर था दैट इज इटली का कॉन्क्वेस्ट। अब इटली में अगर रोडवेज के थ्रू अटैक किया जाए ऑस्ट्रियन आर्मी पे तो सारे के सारे रोडवेज जो रास्ते जो हमारे रोडवेज हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है और ऑस्ट्रियन आर्मी लगातार वहाँ पे गश्त लगाती है। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अटैक देम थ्रू रोड्स। अब 2 तरीके बचते थे, 2 रास्ते बचते थे नेपोलियन के पास। एक कि वो फ्रांस से नीचे उतर के मेडिटेरेनियन समंदर में जाए एंड वहाँ से फिर इटली पे चढ़ाई करें। ये रास्ता खतरनाक तो था ही, इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज था कि इसमें टाइम भी बहुत लगता। इतनी बड़ी आर्मी को, 1.5-2 लाख की आर्मी को शिप्स के थ्रू मोबिलाइज करना, दैट वाज बहुत टाइम टेकिंग था। ये दूसरा जो रास्ता था ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग था लेकिन ये बेहद खतरनाक था। आज से पहले ऐसी चीज़ किसी ने नहीं करी थी। वो रास्ता था कि एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप में जो फ्रांस से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली होते हुए हंगरी तक लगती है, आल्प्स की पहाड़ी। इसको क्रॉस करके आप इटली पे जाके ऑस्ट्रियन आर्मी को अटैक कर सकते थे। नेपोलियन के लिए कभी भी मुश्किल और आसान चॉइसेस में सेलेक्ट करने की समस्या नहीं रही। वो घबराते नहीं थे कभी भी मुश्किल चॉइसों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने आल्प्स की पहाड़ियों को इसलिए भी चुना क्योंकि इसमें टाइम उन्हें कम लगता बनिस्बत की वो अगर मेडिटेरेनियन के थ्रू जाते तो वहाँ पे बहुत समय लग सकते थे। अब जब आल्प्स की पहाड़ियों की तरफ जो उनका लश्कर है, जो उनकी आर्मी है, जब रवानगी होती है उनकी, तो धीरे धीरे जब वो पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे तो डेंसिटी कम होती जा रही थी। लास्ट में जब आखिरी गांव पे वो पहुंचे, अब सिर्फ पहाड़ी शुरू होने वाली थी, सीधी पहाड़ी पे उन्हें खड़ी चढ़ाई करनी थी। तो उन्होंने लास्ट गांव में, जो आखिरी गांव था, वहाँ पे खेमा डाला एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी आर्मी लेके फ्रांस का सम्राट कहाँ जा रहा है। एक बूढ़ी औरत आती है और नेपोलियन के खेमे के सामने खड़ी होकर कहती है कि मुझे नेपोलियन बोनापार्टे से थोड़ी बात करनी है। नेपोलियन ने उन्हें खेमे में बुलाया एंड बूढ़ी औरत ने कहा कि आज से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, इंडिविजुअल्स को देखा है जिन्होंने आल्प्स की पहाड़ियों को पार करने की सोची थी एंड वो कभी वापस नहीं लौटे। एंड तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पलटन के साथ इस पहाड़ी को क्रॉस करना चाहा एंड अपने पीछे सैकड़ों बेवाएं और यतीम बच्चों को छोड़ गए थे। तो ये काम जो है बहुत दर्दनाक है, इसमें किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से सक्सेसफुल होकर लौटोगे, फतेयाब होकर लौटोगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तुम अपनी आर्मी लेके वापस हो जाओ। दिस इज़ माई सजेशन, माई रिक्वेस्ट टू यू। नेपोलियन बोनापार्टे उनकी बात सुनते हैं एंड कहते हैं कि अब वैसे तो आल्प्स के बारे में मैंने पहले ही बहुत सारी मुश्किल चीज़ें सुनी थी, आपने जो चीज़ बताई है उसने मुझे इतना ज़्यादा एक्साइट कर दिया है कि अब अगर मैंने आल्प्स की पहाड़ियों को पार नहीं किया तो मैं उस बेचैनी से वैसे ही मर जाऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी आल्प्स की पहाड़ियों को पार नहीं किया। इसलिए अब या तो पहाड़ियों को पार करके मरना है या पहाड़ियों को बिना पार के मरना है। तो आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन कि पहाड़ियों को पार करते वक्त मारा जाए।
तो अपनी आर्मी को उन्होंने इकट्ठा करा एंड अब आर्मी के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से घिरे हुए थे कि सर हमने बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं बट पहाड़ी पार करके किसी सेना को। यहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। अगर आप मिलिट्रीली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक समस्या तो है कि पहाड़ी से पूरी की पूरी पलटन को पार करवाना। इस पूरे दैट वॉज नॉट अ सिंगल हिल, ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। इस पूरे पर्वत श्रृंखला को पार करके इटली में पहुंचना एंड फिर इटली में जो ऑस्ट्रियन आर्मी है उसको अटैक करके हराना, ये दो डिफिकल्ट टास्क थे। पहाड़ी पार की, फिर आर्मी पूरी थकी हुई है, उसी आर्मी को ऑस्ट्रियन आर्मी को हराना भी है। इसके लिए बहुत तगड़ी लीडरशिप की जरूरत थी एंड नेपोलियन वॉज एप्रोप्रिएट लीडर, वन ऑफ द बेस्ट लीडर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। नेपोलियन चूंकि बहुत बड़े वॉर जनरल थे तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को गैदर किया एंड उनको कहा कि देखो ये जो तुम्हारे सामने पहाड़ी दिख रही है ये आप्स की पहाड़ी नहीं है, तो बहुत छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं। आप्स की पहाड़ियाँ इसके बाद आएंगी एंड जब आप्स की पहाड़ियाँ आएंगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। फिर हम लोग वहाँ पे खेमा डालेंगे एंड फिर विचार करेंगे कि क्या इससे आगे जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो सारे के सारे सैनिक तैयार हो जाते क्योंकि उनके लीडर ने कहा कि मैंने बहुत दिनों तक आप्स की पहाड़ियों के आसपास चढ़ाई की है, यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ एंड जब एक्चुअल में आप्स की पहाड़ियाँ आएंगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। तो सेना जो है पहाड़ियों को क्रॉस करना शुरू करती है। एक के बाद एक पहाड़ क्रॉस किए जा रहे थे, पूरी की पूरी सेनाओं ने मुश्किलात आती थी लेकिन उसको हैंडल कर लिया जाता था, उसको ओवरकम कर लिया जाता था। अंत में बहुत दिनों के महीनों की चढ़ाई के बाद नेपोलियन और उनकी आर्मी अचानक से मैदानी क्षेत्र में उतरती है। अब आगे कोई पहाड़ी नहीं दिख रही थी, केवल घास के मैदान दिख रहे थे। नेपोलियन से उनकी आर्मी के कमांडर ने पूछा कि सर हमने इतने सारे पहाड़ पार किए हैं, अभी तक आप्स का पहाड़ क्यों नहीं आया एंड आगे कोई पहाड़ी दिख भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे सामने ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान है। तो नेपोलियन ने मुस्कुरा के कहा कि तुमने आप्स की जो पहाड़ियाँ हैं एंड उनकी जो सबसे बड़ी चोटियाँ हैं उनको ऑलरेडी पार कर लिया है और अब हम लोग तराई में आ चुके हैं, अब हमें इटली की आर्मी से लड़ना है। तो इस बात को सुन के न केवल नेपोलियन के कमांडर बल्कि आर्मी के जितने भी जवान थे वो सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि हमने खेल खेल में ही इस आप्स की पहाड़ी को पार भी कर लिया। एंड चूंकि वो लोग थके ज़रूर थे बट फिर भी इस इम्पॉसिबल टास्क को करने के बाद उनका मोरल इतना हाई था कि वो फिर इटली जाते हैं, ऑस्ट्रियन आर्मी से मुकाबला करते हैं, उनको हराते हैं एंड इटली को कॉन्कर भी करते हैं। तो आपने अगर पीछे कोई इम्पॉसिबल टास्क किया है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोमेंटम है वो आपके आगे के कामों में भी बहुत काम आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस सवाल को लेके पूछते हैं कि सर चूंकि अब CU/CET हो गया तो हमें बोर्ड्स में नंबर लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। तो बोर्ड्स में भले इन नंबर का आपको ज़्यादा कोई काम ना पड़े लेकिन फिर भी आपने अगर इस टाइम पे मेहनत करके कुछ अच्छा स्कोर किया है तो ये आपके फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा टू गेन द मोमेंटम और टू गेन कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे इस कहानी के बाद शुरुआत करते हैं, हमें इस कहानी से क्या क्या सीख लेनी चाहिए और वो कौन से 3 टिप्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके न केवल एग्जाम एंजाइटी को बल्कि एग्जाम फियर को और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ डाउट को, जिस पूरी आर्मी को नेपोलियन मैनेज कर रहे थे वो सेल्फ डाउट से घिरी हुई थी क्योंकि आज से पहले इस काम को किसी नहीं करा था। आपके लिए तो फिर भी चीज़ें आसान है कि आपसे पहले हज़ारों करोड़ों बच्चों ने बोर्ड्स दिया हुआ है एंड बहुत सारे बच्चे इनमें पैनिक भी थे, बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन भी था, फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन नेपोलियन के पास, उनकी आर्मी के पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, फिर भी उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो फर्स्ट स्टेप इज़ थिंक इट अंटिल यू बिलीव इट। अंग्रेजी में एक प्रभाव है फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि अगर आपको किसी चीज़ में समस्या आती है, अगर आपको किसी से बात करने में समस्या आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप ऐसा बिहेव करिए, आप अपने दिमाग को बताइए कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक एक्सट्रोवर्ट। आप अपने दिमाग को अगर बताएंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप सही में किसी से बात नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जो ऑथर हैं नॉर्मन पेले, उन्होंने बताया है उसेन बोल्ट के बारे में। उसेन बोल्ट हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर थे, ओलंपिक्स के 8 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो जब एथलेटिक्स में इनरोल्ड करने जाते हैं, वो जब ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं तो उनकी फिजिक की जांच जब करी गई तो उनके ट्रेनर्स ने बताया कि आप कभी नेशनल टीम के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, ओलंपिक मेडल जीतना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसेन बोल्ट ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसेन बोल्ट को बताया जाता है कि आपकी जो पैर की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है एंड जब हम छोटी दूरी के लिए हम लोग दौड़ते हैं तो हमें कम समय में ज़्यादा भागना पड़ता है, हमारे कदम ज़्यादा चलने चाहिए एंड आपकी चूँकि पैर की लंबाई ज़्यादा है तो आप कम समय में ज़्यादा कदम नहीं दौड़ सकते। उसेन बोल्ट ने अपनी इस कमज़ोरी को ताकत में बदला एंड उन्होंने कहा कि हमारे पास दूरी कांस्टेंट है, चाहे मैं ज़्यादा कदम भागूँ या लंबे कदम भागूँ, बात बराबर ही है। अगर मैं लंबे कदम भागूंगा ये मेरे लिए एडवांटेज होगा क्योंकि मेरे पैर बड़े हैं एंड मैं अगर लंबे कदम भागता हूँ तो मुझे ज़्यादा कदम भागने की क्या आवश्यकता है। तो देन उसेन बोल्ट स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि वो एथलेटिक्स के लिए अप्रोप्रिएट, इवन तो उनके ट्रेनर ने बताया था कि वो कभी नेशनल टीम के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, बट उन्होंने अपने आप को ऐसा बिलीव करवाया, फेक इट टिल यू मेक इट, या नॉर्मन पेले के लैंग्वेज में कहें तो थिंक इट अंटिल यू बिलीव इट। उस चीज़ पे विश्वास करो जो तुम्हारे पास अभी नहीं है या तुम्हें ज़रूरत है, जब तक कि वो तुम्हारे विश्वास में तब्दील नहीं हो जाती है। द पावर ऑफ फेथ इनटू द एक्शन, विश्वास जो है किस तरीके से एक्शन में कन्वर्ट होता है
उसैन बोल्ट सोच सकते थे कि उनके पास पैर लंबे हैं तो वो कम समय में ज़्यादा कदम नहीं भाग सकते, इससे वो एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते और नेशनल टीम भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओलंपिक्स तो खेलने की बात दूरी है। तो उन्होंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाया एंड स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि उनके पैर बड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा कदम भागने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े लीप्स ले लेके कम कदम में भी उतने डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो दिस थिंग यू हैव टू डू। एंड आप इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हैं, उनके ग्रामर्स में एरर्स होते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप फ्लो चार्ट्स अच्छे नहीं बना पाते, अगर आप फ्रेम नहीं कर पाते आंसर को, तो इफ़ यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है, आपके ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो होंगे ही होंगे। स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ओके फ्लो चार्ट्स जो है वो रियलिटी में मैं स्क्रू अप करता हूँ इसको करने में, बट जब आपके सामने पेपर आया तो स्टार्ट बी फीलिंग लाइक कि यू आर मास्टर्ड इन द फ्लो चार्ट। ओके, यू आर मास्टर्ड इन द फ्लो चार्ट। उसैन बोल्ट ने क्या कहा था कि उनको ट्रेनर ने कहा कि यू विल नेवर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर नेशनल टीम एंड यू विल सक इन एथलेटिक्स। ओके, उसैन बोल्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि आई विल विन द ओलंपिक मेडल एंड विल नेवर सक। तो मैं कभी सक नहीं करूँगा, मतलब मैं कभी इस चीज़ में फेल नहीं होऊंगा एंड बिसाइड आई विल ऑल्सो विन द ओलंपिक मेडल वन डे। एंड फिर वो एक के बाद एक 8 गोल्ड मेडल्स जीतते हैं, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज की तो बात जान ही दे। तो दैट वाज द माइंडसेट ऑफ अचीवर्स। वो अपनी कमज़ोरी को उसको एम्फेसाइज करके अपने सेल्फ डाउट को और बड़ा नहीं करते हैं, वो उस चीज़ पे विश्वास करता है जो उन्हें पानी है। अगर आपको ग्रामेटिकल एरर से छुटकारा पाना है, स्टार्ट फीलिंग लाइक कि आप बहुत अच्छे ग्रामर के जानकार हैं। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक, तो आप फिर ग्रामर को समझने में एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आपको फ्लो चार्ट्स बनाने नहीं आते एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे बनाने आते हैं, आई कैन फ्रेम द आंसर एट वेरी बेस्ट, तो आप उस पर काम करेंगे, आप उस पर एफर्ट लगाएंगे। सो द फर्स्ट टिप वॉज थिंक इट अंटिल यू बिलीव इट, कन्वर्ट योर फेथ इनटू द एक्शन। उस चीज़ पे विश्वास करो जो तुम्हें पानी है, अभी भले ही नहीं है। एंड वो चीज़ जब आप ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा उस पर बिलीव करेंगे, अपने माइंड को धोखे में रखेंगे, तो एक दिन एक्शन में कन्वर्ट होकर ही रहेगी। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। नेपोलियन के सामने आल्प्स एक चैलेंज था, बट वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुए। एक चैलेंज आल्प्स को क्रॉस करना भी था, दूसरा चैलेंज इटली में ऑस्ट्रियन आर्मी को हराना भी था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी आर्मी के साथ आल्प्स को कॉन्कर कर लेता हूँ तो इस आर्मी का मोरल इतना हाई होगा कि ये किसी भी आर्मी को हरा सकती है, चाहे थकी हो या ना थकी हो। एंड उन्होंने फिर इसको फिगर आउट किया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने अपने जवानों से झूठ बोला कि ये जो पहाड़ी है तुम देख रहा हो, वो आल्प्स की पहाड़ी नहीं है, इससे बहुत बड़ी पहाड़ी आगे आने वाली है, वो आल्प्स की पहाड़ी है, तो वो जब आएगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, फिर हम लोग रुक जाएंगे, अभी चलो। उनका जो लश्कर है वो उनके साथ पीछे पीछे जाता है एंड आफ्टर अ जर्नी ऑफ फ्यू मंथ्स वो फिर आल्प्स को क्रॉस करते हैं एंड इटालियन आर्मी को हराते हैं। तो यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जितने भी बिग अचीवर हैं, चाहे उन्होंने छोटे से छोटे बोर्ड एग्जाम में अचीवमेंट हासिल करी हो या बड़े बड़े एग्जाम में, या बहुत बड़े बड़े कंट्री को लीड करा हो, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करा हो, वो लोग हमेशा से ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। जब आप प्रॉब्लम्स में घिरते हैं तो स्टॉप फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन की तरफ, कैसे इससे निकलना है, हाउ टू ओवरकम द फियर। एक और एग्जांपल आपको बताया जाए तो एक हमारे ऑटोमन सुल्तान थे, महमूद द कॉन्करर उनको कहा जाता था। उन्होंने इस्तांबुल को फतेह किया, तो उस ज़माने में उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, उर्दू में कुस्तुनतनिया। वो जो सिटी थी वो 3 तरफ से समंदर से घिरी थी। ओके, एंड उसको अगर कॉन्कर करना था तो आपको नेवी के थ्रू ही कॉन्कर कर सकते थे, क्योंकि एक तरफ पीछे पहाड़ लगता था, पहाड़ एंड छोटा सा एक समंदर का झरना उस तरफ भी था, उसको भी आपको पार करना पड़ता। बट अगर आप समंदर से करते हैं तो उसके दीवार इतने बड़े बड़े थे कि वहाँ से जो उनकी फौज है वो तीरों के थ्रू और आर्टिलरीज के थ्रू बारिश कर करके बारूदों की, तीरों की आपको निस्तानाबूद कर देती। बहुत सारे लोगों ने उसको सीज करा, घेरा, बट कोई जो है उस किले की दीवार को तोड़ नहीं पाता है। लेकिन ऑटोमन्स के एक सुल्तान आते हैं एंड उन्होंने उस प्रॉब्लम को नहीं देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है या उसकी दीवार इतनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि इसको कॉन्कर कैसे किया जा सकता है। तो एक हिस्सा है जो पीछे पहाड़ों से घिरा हुआ है एंड फिर थोड़ा सा एक समंदर का हिस्सा पड़ता। अगर हम इस तरीके से आए तो हमें समंदर में ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा एंड हम किले में दाखिल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पूरी की पूरी आर्मी को पहाड़ों के थ्रू नीचे लाना था एंड फिर शिप्स का भी जुगाड़ करना था। तो जहाज़ कहीं से आ तो नहीं सकते थे क्योंकि आगे सिटी है और पीछे माउंटेन्स हैं, तो जहाज़ आएंगे कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि जहाज़ों को पहाड़ों के थ्रू लाओ। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने जहाज़ को उठा के पहाड़ से नीचे समंदर में लाते हैं। तो जहाज़ को आप ऐसे ही लैंड में ही मोबिलाइज नहीं कर सकते, वो तो फिर भी पहाड़ों के थ्रू जहाज़ को नीचे उतारते हैं एंड फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक करके उसको कॉन्कर किया था। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड। थर्ड टिप इज़, ये चीज़ आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप सोशल मीडिया की एज में रह रहे हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, अगर आपको सेल्फ डाउट को ओवरकम करना है, तो आप अकेले नहीं इस टाइम में। अगर आपके साथ फ़ोन है तो यू कैन यूज़ सोशल मीडिया टू। आप यूट्यूब पे पॉजिटिव अफर्मेशंस की वीडियोज़ देख सकते हो। एवरी मॉर्निंग यू कैन वॉच द वीडियो, उसमें आपको देखना नहीं पड़ता, ईयरफोन्स आपके
आपके पास हो तो ईयरफोन्स लगाओ एंड जो भी अफर्मेशन होते हैं उनको सुनो। इससे आप इंस्टेंटेनियसली पॉजिटिव हो जाओगे एंड अगर आप इसे एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो तो यू विल फेच ह्यूज रिजल्ट्स। इसको आप सुबह में कर सकते हो या व्हेनेवर यू स्टार्ट फीलिंग लो यू कैन लिसन टू दैट पॉजिटिव अफर्मेशन। बहुत सारी वीडियोस का लिंक मैं खुद भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो आफ्टर यूजिंग दीज 3 टिप्स आई एम श्योर कि आप लोग सेल्फ डाउट को ओवरकम कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोग एग्जाम फियर, एग्जाम एंजाइटी को ओवरकम कर पाएंगे। याद रखिएगा कि ये जो पूरा फेज है प्रिपरेशन का, इसमें आपके लिए अपने नर्व्स को कंट्रोल करना एक बहुत अहम टास्क है। अगर आपने इसको कर लिया तो यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी मच इन द बोर्ड्स एग्जाम या वट एवर एग्जाम इट इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ दिस कॉन्टेंट मेक्स सेंस टू यू देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं एंड वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू प्रोवाइड यू विद सम टिप्स, टू प्रोवाइड यू विद सॉल्यूशंस, जो भी किया जा सकता है आपकी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। मेक दिस चैनल, मेक दिस प्लेटफॉर्म द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म एवर मेड ऑन दिस प्लैनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।